आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। आम इंतखाबात में शिकस्त के बाद कांग्रेस पार्टी मुश्किल में है। एक तरफ जहां पार्टी सदर राहुल गांधी ने शिकस्त की अखलाकी जिम्मेदारी कबूल करते हुए इस्तीफे की पेशकश की और वो इस्तीफा देने पर अड़े हुए हैं, जबकि पार्टी के कई अहम लीडर राहुल गांधी को मनाने के लिए कोशिशों में मसरूफ हैं। आम इंतखाबात में महज 52 सीटें हासिल करने वाली कांग्रेस पार्टी में इस्तीफों का दौर जारी है। कई रियासती सुदूर अपना इस्तीफा सौंप चुके हैं। पार्टी मुश्किल घड़ी में है। यही वजह है कि पार्टी में बयानबाजियों का दौर भी जारी है। पार्टी के सीनियर लीडर शशि थरूर ने राहुल और प्रियंका के सॉफ्ट हिंदुत्व की तनकीद की है। यहां सवाल यह उठता है कि क्या यह गांधी खानदान की सियासत का इख्तिताम है, क्योंकि आम इंतखाबात में राहुल गांधी को दोहरे नुकसान का सामना करना पड़ा है। एक तो उनकी जमात वजीर-ए-आजम मोदी की बीजेपी की 300 से ज्यादा नशिस्तों के मुकाबले में सिर्फ 52 नशिस्तों पर ही एक तरह से सिमट कर रह गई, और दूसरा यह कि वो खुद भी यानी राहुल गांधी अमेठी के हलके से अपनी खानदानी सीट हार गए, यानी अमेठी जैसी सीट राहुल गांधी नहीं बचा पाए। इस मुश्किल घड़ी में कांग्रेस को अपना एहतिसाब करना होगा और इस बात पर भी गौर करना होगा कि शिकस्त की अहम वजूहात क्या हैं और अब मुस्तकबिल का लाहिए अमल क्या हो, इस पर भी गौर खौज कांग्रेस को करना चाहिए। आज इसी पर हम बात करेंगे कि क्या वाकई में कांग्रेस के लिए मुश्किल घड़ी है। इस पर हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। आम इंतखाबात में शिकस्त के बाद कांग्रेस पार्टी मुश्किल में है। पार्टी सदर राहुल गांधी इस्तीफे पर अड़े हुए हैं, जबकि कई रियासती सुदूर ने अखलाकी तौर पर अपना इस्तीफा सौंप भी दिया है। शिकस्त के बाद से ही पार्टी में बयानबाजियों का दौर भी जारी है। 2019 के आम इंतखाबात में पार्टी को बेहतरीन कारकर्दगी की उम्मीद थी। 3 रियासतों में मिली जीत के बाद पार्टी के हौसले बुलंद थे। राहुल गांधी और प्रियंका समेत पूरी पार्टी ने इंतखाबात में मेहनत भी खूब की थी। मौजूदा सरकार को घेरने का कोई मौका कांग्रेस ने नहीं छोड़ा। अलग अलग रियासतों में कई इलाकाई पार्टियों से इत्तेहाद भी किया, लेकिन आम इंतखाबात के नताइज ने बहुत मायूस किया, क्योंकि कमजोर दिख रही बीजेपी इस बार 2014 से भी मजबूत होकर उभरी, जबकि कांग्रेस की हालत कमोबेश 2014 जैसी ही रही। यही वजह है कि कांग्रेस को नताइज से बड़ा धचका लगा। कोई भी कांग्रेस से इस इलेक्शन में वाज़ेह बरतरी से फतेह की तवक्को नहीं कर रहा था, मगर इससे गुज़िश्ता इंतखाबात के मुकाबले में बेहतर नताइज की तवक्को जरूर थी। नताइज के बाद राहुल गांधी ने कहा कि अवाम ने बीजेपी को चुना है और इन्हें अपना मैंडेट दिया है। मैं नताइज तस्लीम करता हूं और कांग्रेस की शिकस्त की जिम्मेदारी भी लेता हूं। आम इंतखाबात में राहुल गांधी को दोहरे नुकसान का सामना करना पड़ा। एक तो उनकी जमात वज़ीर-ए-आज़म मोदी की बीजेपी की 300 से ज्यादा नशिस्तों के मुकाबले में सिर्फ 52 नशिस्तें ही जीत पाई, और दूसरा ये कि वो खुद भी अमेठी के हलके से अपनी खानदानी सीट हार गए। कांग्रेस इस शिकस्त के बाद सदमे में है। ऐसे में पार्टी के सीनियर लीडर शशि थरूर ने राहुल और प्रियंका के सॉफ्ट हिंदुत्व की तनकीद की है। थरूर ने कहा कि कांग्रेस और दूसरी हरीफ पार्टियों को हिंदुस्तान की हिंदुत्व सोच को चुनौती देनी होगी, जिसने नेहरूवादी सोच पर तकरीबन जीत हासिल कर ली है। इस मुश्किल घड़ी में कांग्रेस को अपना एहतिसाब करना होगा और इस बात पर भी गौर करना होगा कि शिकस्त की अहम वजूहात क्या है। इसके अलावा ऐवान में कांग्रेस को एक मजबूत अपोजिशन का किरदार अदा करना होगा। अब ये पूरी तरह वाज़े हो चुका है कि अगले 5 साल तक के लिए राहुल गांधी की कांग्रेस को लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ का किरदार निभाना है। ये भी एक खुला राज है कि भांत भांत के कांग्रेसी राहुल को अपना नाखुदा बनाना चाहते हैं। राहुल को अपने बारे में खुद फैसला करना है कि क्या वो सिर्फ सदर रहकर ही कांग्रेस की खिदमत कर सकते हैं या बड़ा बदलाव लाकर। आज के नागुफ्ता हालात में राहुल गांधी के सामने एक मुश्किल काम अपना और अपने कारकुनान का हौसला बनाए रखना है। इन्हें अपनी पार्टी के रहनुमाओं और खासकर मुल्क की आवाम को ये यकीन भी दिलाना है कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी का माकूल मुतबादिल पेश करने के लिए वो पूरी संजीदगी से मेहनत कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।
तो आम इंतखाबात में बीजेपी की शानदार जीत एक तरफ हुई और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो 2019 के आम इंतखाबात कांग्रेस के लिए बहुत मायूस कुन रहे। कांग्रेस सिर्फ 52 सीट जीत पाई। कांग्रेस ने मेहनत बहुत ज्यादा की। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इसके अलावा जो दूसरे बड़े लीडर हैं सबने जमकर मेहनत की, जमकर पसीना बहाया, लेकिन जो नतीजे थे उन नतीजों से कांग्रेस को बहुत मायूसी हाथ लगी। और शायद यही वजह है कि राहुल गांधी अपने ओहदे से इस्तीफे पर एक तरह से अड़े हुए हैं। हालांकि पार्टी के जो सीनियर लीडर हैं वो राहुल गांधी को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी मानने को तैयार नहीं है। सवाल ये उठता है कि क्या अब राहुल गांधी ने मूड बना लिया है कि वो अब कुछ और हटकर एक तरह से सियासत करना चाह रहे हैं, पार्टी को असरनो एक तरह से मजबूत करना चाह रहे हैं, और क्या वाकई में अब ये कदम राहुल गांधी के लिए अच्छा होगा कि राहुल गांधी अपने ओहदे से इस्तीफा देकर दूसरी तरह से पार्टी को मजबूत करें। और वाकई में जिस तरह से बीजेपी मजबूत हुई है 2019 के आम इंतखाबात में, तारीखी जीत दर्ज की है, क्या वाकई में ऐसे में कांग्रेस को कुछ अलग हटकर सोचना होगा? आज प्राइम डिबेट में इसी पर हम बात करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ अश्विनी उपाध्याय जी हैं, तर्जुमान है, स्पोक्सपर्सन है बीजेपी के, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। देवराज सिंह जी हैं, दलित चिंतक हैं, वो भी मेरे साथ डिबेट में जुड़े हुए हैं। सलमान निजामी साहब हैं, लीडर हैं कांग्रेस के, वो भी मेरे साथ डिबेट में जुड़े हुए हैं। अमीर हैदर जैदी साहब सीपीआई लीडर हैं। इनके अलावा साजिद यूसुफ साहब सामाजिक कारकुन हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ देर में टीएमसी सपोर्टर भी हमारे साथ जुड़ेंगे। अपने तमाम मेहमानों का और पैनलिस्ट का बहुत इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले मैं सलमान निजामी साहब आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा कि कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल घड़ी है। लगातार आज भी हमने देखा कि राहुल गांधी को मनाने के लिए कई बड़े लीडर उनके घर के चक्कर लगाते रहे, लेकिन जो सोर्सेस से खबर यही मिल रही है कि राहुल गांधी अड़े हुए हैं एक तरह से इस्तीफा देने को लेकर। यानी कांग्रेस के लिए बहुत नाजुक वक्त है। सलमान निजामी साहब, देखिए, बहुत बड़ा एक स्टेप है जो मैं अप्रिशिएट करता हूं कि राहुल गांधी जी ने ये निर्णय लिया है कि मैं इस्तीफा दूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमने जो मेरा जाती इसमें सलाह होगी कि इस वक्त जो राहुल गांधी ने स्टैंड पिछले 5 साल में लिया, क्योंकि काफी मसाइल थे, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। इस वक्त आप माहौल देखिए कि साध्वी जैसी एक आतंकवादी जो है आज हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में भेजी जा रही है। और देखिए किस तरीके से 5 साल में, आप 5 साल को छोड़िए, आप 5 दिनों की बात करिए, जैसे ही भाजपा आई है और किस तरीके से मॉब लिंचिंग के अलग अलग वाकये सामने आ रहे हैं और मुसलमानों के प्रति नफरत फैलाई जा रही है। और ये चुनाव जो है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं डेवलपमेंट का जिक्र हुआ, विकास का कहीं जिक्र हुआ, बेरोजगारी का जिक्र हुआ। ये सिर्फ हिंदू और मुसलमान के प्रति नफरत फैलाने की एक कोशिश की गई और गॉड से वगैरह काफी बातें सामने आई। लेकिन राहुल गांधी का जो डे 1 से स्टैंड था वो सेक्युलरिज्म को मजबूत करना, देश को एक रखना और विकास की बात करना, डेवलपमेंट की बात करना। उन्होंने बेरोजगारी की बात की, लेकिन इन्होंने क्या बात की? मंदिर मस्जिद की बात की। इन्होंने पाकिस्तान की बात की। पाकिस्तान के साथ कांग्रेस ने भी जंगें लड़ी हैं। लेकिन इस वक्त जो कांग्रेस का मुकाबला है, कांग्रेस का मुकाबला बहुत पेचीदा तरीके से मैं देखूं कि ये हिंदुत्व फोर्सेस नहीं है, ये बल्कि आतंकवादियों की फोर्सेस हैं। आज साध्वी प्रज्ञा जैसी, जो आप पाकिस्तान की मिसाल आप लें, वहां हाफिज सईद जैसे आतंकवादी को पाकिस्तान की जनता ने खारिज कर दिया, एक भी सीट वो ले नहीं पाया। और यहां साध्वी प्रज्ञा जैसी आज हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में बैठी गई हैं और वो क्या बोलती हैं कि जो महात्मा गांधी के कातिल हैं वो नेशनलिस्ट है और हम लोग जो है एंटी नेशनल हैं। तो ये राहुल गांधी की जो लड़ाई है, ये आप इसको देखिए कि ये लड़ किसके साथ लड़ रहे हैं। आज ऐसी ताकतों के साथ मुकाबला इनका है, ये कोई आसान बात नहीं है। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी जिस तरीके से खड़े रहे इन ताकतों के खिलाफ, ये ताकतें जो हैं देश को तोड़ने वाली ताकतें हैं, जिन्होंने आतंकवाद का साथ भी दिया है। आतंकवाद का साथ किस तरीके से दिया? आपने देखा कि मसूद अजहर को इन्होंने छुड़वाया, मसूद अजहर को पाकिस्तान भेजा। और ये ताकतें देश के लिए बहुत, मुझे लगता है कि डेंजरस हैं। आज सलमान निजामी कांग्रेस के कुछ लीडर ये भी सोचते हैं कि अगर राहुल गांधी अपने पद से, अपने ओहदे से अगर इस्तीफा देते हैं तो ये भी बीजेपी की बहुत बड़ी जीत होगी।
बीजेपी इसे भी अपनी जीत के तौर पर देखेगी देखिए, अगर राहुल गांधी इस्तीफा देते हैं। यह है कि इस वक्त उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए, क्योंकि काफी वर्कर्स हैं, कांग्रेस के वर्कर हैं, जिन्होंने उन पे भरोसा किया, यकीन रखा, और अपने, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस में राहुल गांधी के बगैर कोई ऐसा लीडर है जो भाजपा का सामना कर सके। क्योंकि 5 सालों में जो माहौल बिगड़ा, 5 सालों में जो स्टैंड राहुल गांधी बार बार कहते थे, डरो मत और फ्रंट फुट पे लड़ाई लड़ो, राहुल गांधी का यह नारा था, हर कार्यकर्ता को उन्होंने बूस्ट किया। यह मुकाबला विकास का मुकाबला नहीं था, यह मुकाबला, यह चुनाव जो है यह विकास का चुनाव नहीं था, यह चुनाव जो है यह बेरोजगारी का चुनाव नहीं था। इन्होंने सीधा डायरेक्ट फाइट जो है इसको मजहब में बदला, इन्होंने झूठ बोला, बालाकोट का इन्होंने झूठ बोला। सलमान निजामी, आपकी जगह तमाम आपकी बातें अपनी जगह सही हैं, जो बातें आप कर रहे हैं तमाम बातें आपकी जगह पे एक तरह से अपनी जगह सही है, लेकिन जो बातें कांग्रेस कर रही है, जो बातें सलमान निजामी आज आप कर रहे हैं, ये नतीजों में देखने को नहीं मिला। नतीजों में यह चीज देखने को नहीं मिला। जो रिजल्ट आया है उसने एक तरह से इसे दरकिनार कर दिया। जो बातें आप कर रहे हैं, चुनाव लड़ते, आप क्या चाहते हैं कि राहुल गांधी साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ किसी आतंकवादी को खड़े करती थी? जनता क्या चाहती है आप बताइए? कांग्रेस का मुकाबला किससे है? क्या साध्वी प्रज्ञा के मुकाबले में कांग्रेस किसी आतंकवादी को खड़ा करती है उसके खिलाफ? ये आप समझिए कि कांग्रेस मुकाबला किन ताकतों का कर रही है। यहां साध्वी एक तरफ से खड़ी हैं, तो हम किसको खड़ा करें? हमने तो एक सेकुलर लीडर को खड़ा करना है। देश की जनता ने एक उस व्यक्ति को चुना जिसके खिलाफ अभी भी ट्रायल कोर्ट में चल रहा है, उसको क्लीन चिट नहीं मिला है। लेकिन यह चुनाव जो है, मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने जिस मजबूती से डटे हुए इन ताकतों का मुकाबला किया, कांग्रेस में कोई भी लीडर नहीं है जो मुझे लगता है कि ऐसा मुकाबला कर सकता है। उनको रिजाइन नहीं देना चाहिए। हमें उन पर यकीन है कि ये ताकतें बहुत जल्द, इंदिरा गांधी ने भी हार खाई थी, वाजपेयी ने भी हार खाई थी, तो राजनीति में हार जीत चलती रहती है। देश जो है वो मैंडेट देता है, हमें हौसला जो है रखना है। और राहुल गांधी पे यकीन है कि जिस तरीके से उनका स्टैंड डे 1 से क्लियर है कि हमने हिंदुस्तान की एकता अखंडता को मजबूत करना है, और हमें यकीन है कि वो अश्विनी उपाध्याय जी, राहुल गांधी अपने इस्तीफा देने के लिए एक तरह से अड़े हुए हैं। राहुल गांधी के घर के लोग चक्कर लगा रहे हैं, जो सीनियर लीडर हैं वो एक तरह से समझा रहे हैं कि इस्तीफा मत दीजिए, आप फिर से लड़िए, जो हालात हैं। लेकिन अब कांग्रेस के कुछ लीडरों का, कांग्रेस के कुछ लोगों का यह सोचना है, अगर राहुल गांधी यहां पर इस्तीफा दे देते हैं तो बीजेपी के सामने एक तरह से घुटने टेकने जैसा यह होगा, और बीजेपी यहां पर भी एक जीत का जश्न मनाएगी अगर राहुल गांधी इस्तीफा दे देते हैं। देखिए, पहली बात तो मैं अबू राणा जी बता दूं कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनेगा ये कांग्रेस के लोग निर्णय करें। उनको सोनिया, राहुल या प्रियंका या वाड्रा या जो प्रियंका जी का बेटा है रेहान, उसको अध्यक्ष बनाना है या किसी अन्य को बनाना है, वो हमारा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम तो भारतीय जनता पार्टी, हम ये मानते हैं कि उनका अपना अंदरूनी मामला है। जहां तक अभी थोड़ी देर पहले लेक्चर दे रहे थे, मुझे लगता है शायद आज का विषय आपको वो है नहीं, अदरवाइज मैं उनको जवाब जरूर देता। जब आपको अगर भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है तो आपको सच्चाई की राह पे आना पड़ेगा, आपको ना पाखंड छोड़ना पड़ेगा, आपको जो ये नकली जो आप सेकुलर बने हुए ना, इसको नकली सेकुलरिज्म को दूर रखना पड़ेगा, और आपको वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है, जो भारत की भावना, उस पर आना पड़ेगा। ये जो आपने अंग्रेजों का शब्द पकड़ लिया है ना, सेकुलरिज्म, यही सेकुलरिज्म वो भी करते थे जो उन्होंने जिन्ना और नेहरू को लड़ाया था। यही सेकुलरिज्म आप भी कर रहे हैं। तो जब ये सेकुलरिज्म करेंगे तो लगातार आप साफ होते चले जाएंगे। और ये केवल कांग्रेस नहीं, ये उन सभी पार्टियों को सोचना पड़ेगा। अब भारत का युवा जाग चुका है, भारत का मतदाता वो किसी भी जाति और धर्म का हो, उसके जो नई पीढ़ी वो पढ़ लिख रही है, वो समझती है चीजों को, वो अपना दिमाग लगा रही है। उन नेताओं के कहने पे वो कोई अंधी भेड़ तरीके नहीं चलेगी, वो अपना दिमाग लगा के सोचेगी जो कह रहा है इसमें सच्चाई कितनी है। हमें जो इतना बड़ा मैंडेट मिला है, मुझे लगता है कि मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, कृपया आप जनता का अपमान मत करिए। अभी कुछ ही दिन पहले उन्होंने मैंडेट दिया है, अदरवाइज आने वाले विधानसभा चुनाव में आपको और करारी शिकस्त झेलनी पड़ेगी। जब अश्विनी उपाध्याय, जिस तरह सलमान निजामी कह रहे थे कि एक तरफ आइडियोलॉजी की लड़ाई है, ये एक मिनट सुनिए प्लीज। नहीं, आपने हमें टोका नहीं। अश्विनी उपाध्याय जी, जो बात सलमान निजामी साहब कह रहे थे कि दरअसल ये लड़ाई जो है ये आइडियोलॉजी की है, ये नजरिए की लड़ाई है।
बीजेपी ने एक तरफ साध्वी प्रज्ञा को मैदान में उतारा मैं आ है, रहा हूं। तो कांग्रेस मैं वैसा आ रहा नहीं हूं। कर सकती। मैं जवाब देता हूं। अब जरा मैं आपसे निवेदन करूंगा, जरा 1 मिनट तक बीच में टोकिएगा मत। मैंने तो सोनिया गांधी को नहीं कहा था कि जब बटला हाउस इनकाउंटर हो तो आप आतंकवादियों के मरने पर रात भर फूट फूट के रोना। आपके नेताओं ने देश को बताया था कि सोनिया गांधी रात को सो नहीं पाई जब बटला हाउस में इनकाउंटर हुआ। राहुल गांधी आज तक मोहन चंद शर्मा के यहां गए क्या, जो आतंकवादियों को मारने में शहीद हुए थे? सोनिया गांधी रोई, आतंकवादियों के लिए रोई। दिग्विजय सिंह ने बोला बटला हाउस इनकाउंटर फेक था। और जब आप सिलेक्टिव करते हो, आप दिल्ली से दादरी 70 किलोमीटर चले जाते हो और दिल्ली के अंदर 4-4, 5-5 मर्डर होता है, आप वहां उसके बारे में एक ट्वीट तक नहीं करते हो, फिर समझ में आता है आपकी मंशा क्या है। या तो आप हिंदू मुस्लिम छोड़ दीजिए, अगर किसी का मर्डर होता है सबका आप खंडन करिए, हिंदू मारा जाए उसका खंडन करिए, मुस्लिम मारा जाए उसका खंडन करिए, तब आप समझ में आएगा, जनता आपको समझेगी। लेकिन आप करते क्या है, आप सेलेक्टिव हो जाते हैं। फरीदाबाद में ट्रेन में सीट के झगड़े में 2 लड़कों का झगड़ा होता है, वहां पे आप एक तरफ खड़े हो जाते हैं अपनी सेकुलरिज्म का नकाब पहन के। अभी 2 दिन पहले मथुरा में एक यादव जो लस्सी बेच रहा था, उसको वहां पे लस्सी का पैसा मांगने पे मार दिया गया, खड़े आम वहीं पे सड़क पे। तब तो आप नहीं बोले, तब आपकी सेकुलरिज्म अंदर बैठ गई। तो ये जो आपने सेकुलरिज्म पहना हुआ है, मैं तो चाहूंगा आप इस सेकुलरिज्म को आप लड़ते रहिए। ये देश समझ चुका है, हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, जब आप महिलाओं, कुछ कट्टरपंथियों के लिए 3 तलाक के समर्थन में खड़े हो जाएंगे, जब कुछ कट्टरपंथियों के लिए आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट देंगे। साहबानों एक बुजुर्ग महिला को 125 रुपए मांग रही थी, वो आपने नहीं देने दिया, तब आपको इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मैं ठीक कहता है। हूं अभी भी आप सचेत हो जाइए, संविधान को समझिए, संविधान की भावना को समझिए। ठीक है अश्विनी उपाध्याय जी, क्या लिखा उसको समझिए। ठीक है, मैं इसका जवाब ले लेता हूं। सलमान निजामी जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए। आप कहते हो मैं अमीर हैदर जैदी साहब आपके पास भी आ रहा हूं। खालिद इबादुल्ला साहब भी टीएमसी सपोर्टर हैं, हामी वो भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। खालिद इबादुल्ला साहब आपका भी वेलकम करते हैं। सलमान निजामी साहब जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए, जो बात अश्विनी उपाध्याय जी कह रहे थे। उनके कातिलों के घर तक पहुंचे। जो मेरे कहने का मकसद यह था कि अगर मैं मोदी जी की जीत पे कोई सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन मैं कहता कि अगर उन्होंने एक भी किसी स्पीच में अपनी, मैं इनको चैलेंज देता हूं, बीजेपी के यहां प्रवक्ता हैं, मैं इनको चैलेंज देता हूं कि कांग्रेस ने जो मुद्दे उठाए, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, विकास का मुद्दा उठाया, डेवलपमेंट का मुद्दा उठाया, कोई भी मुद्दे पे क्या प्रधानमंत्री जी किसी भी चुनावी रैली में बोले? कोई जवाब दिया? प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई जवाब दिया? नहीं। वो क्या बोले? वो सिर्फ ये बोले कि वहां दिवाली हुई, वहां बिजली नहीं पहुंची, यहां रमजान में बिजली पहुंचती है, उनके योगी आदित्यनाथ बोलते हैं। वो क्या बोले? उन्होंने सिर्फ धर्म को बीच में लाया, उन्होंने नेशनलिज्म को बीच में लाया। जैसे आज के लोग जो हैं, हमने हर घर में बिजली कनेक्शन दिया, हमने बताया लोगों को। अरे कहां से बिजली कनेक्शन? लोग तो आज भी बेरोजगारी में, आपने डिमोनेटाइजेशन में लोगों को मारा, कत्ल किया, उसमें हिंदू भी मरे, मुसलमान भी मरे, सिख भी मरे, ईसाई भी मरे। आप तो लोगों को सिर्फ फेक नेशनलिज्म बांट रहे हैं। लागू करेंगे, हमने बताया। और ये वक्त जो है कांग्रेस के लिए नहीं बल्कि देश के लिए, देश की जनता को समझना चाहिए कि हमारा देश कहां जा रहा है, और ये हिंदू धर्म को भी बदनाम कर रहे हैं। ठीक है, मैं अमीर हैदर जैदी साहब आपके पास आना चाह रहा हूं। अमीर हैदर जैदी साहब 2019 की जीत के बाद पीएम मोदी ने जो पहली स्पीच दी थी, उसमें भी उन्होंने नकली सेकुलरिज्म का जिक्र किया था। क्या वाकई में जो लड़ाई मुल्क में है वो आइडियोलॉजी, नजरिए और सेकुलरिज्म की लड़ाई है, जिस तरह से आप देख रहे हैं? राहुल गांधी को जेएनयू में टुकड़े जैदी साहब, जाने से रोकिए। अश्विनी उपाध्याय जी बात अरे आपने तो साधवी को पार्लियामेंट में भेजा, टुकड़े वाले कौन है? ठीक है, सलमान साहब बात हो गई। केस अमीर हैदर जैदी साहब, आतंकवाद का, उसको आपने टिकट दिया। ठीक है, सलमान निजामी बात हो गई। सलमान निजामी साहब बात हो गई। अमीर हैदर जैदी साहब जी, अमीर हैदर जैदी साहब, जो लड़ाई है इस वक्त उसे कैसे आप देखते हैं? पीएम मोदी ने भी कहा था कि नकली सेकुलरिज्म की बात तमाम पार्टियां करती हैं। क्या वाकई में जो लड़ाई है, असल लड़ाई वाकई में आइडियोलॉजी और नजरिए की ही लड़ाई है? अबू हुरैरा भाई बीजेपी की सराहना करनी राहुल चाहिए। गांधी है या सेकुलरिज्म है?
हुरैरा सुन भाई, आज लीजिए, आपका अबू डिबेट हुरैरा क्या है? भाई बीजेपी की राहुल सराहना गांधी कर इस्तीफा देखो दे रहे हैं, एक ये एजेंडा है आपका या सेकुलरिज्म है? नहीं, मैं उसी सुन पर आ लीजिए। रहा हूं अश्विनी उपाध्याय जी, सेकुलरिज्म क्योंकि से बात इतनी आप उधर नफरत ले गए क्यों तो है मैं आपको? उसी पर आ रहा हूं। सुन लीजिए, अबू हुरैरा भाई बीजेपी की सराहना करनी चाहिए। वो नाथूराम गोडसे और सावरकर को अपना आदर्श मानते हैं और उसे डिफेंड करते हैं, लेकिन कांग्रेस बुजदिल पार्टी है। मैं कांग्रेस को बुजदिल पार्टी बता रहा हूं। ये महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, इस बार आपको कितनी सीटें आई राजीव पहले गांधी वो बता कोई दीजिए। डिफेंड नहीं कर पाए। आप बड़े दिलेर आदमी हो, आपको सीटें कितनी मिली है तो बताओ आप। सुन लीजिए अरे भाई साहब, यार, आप इन्हें बड़े बीच में दिलेर चुप हो, करो ये भाई। बताओ अबू कितनी हुरैरा सीटें साहब, आई ये इस तो बार इस आपको? आदमी को चुप करो। मैं ठीक किसी है के अश्विनी बीच जी, में नहीं अश्विनी बोला जी, अबू सुन लीजिए, हुरैरा भाई, देखिए ये तो आप चुप करो बोल इस रहे थे, आदमी किसी ने को। डिस्टर्ब नहीं किया। अश्विनी जी सुन लीजिए, उसके बाद मैं फिर अमीर हैदर जैदी साहब की सीटें भी आपको बता दूंगा। ठीक है, ठीक है, जैदी साहब कंटिन्यू कीजिए, मुझे ब्रेक पर भी जाना है, और भी पैनलिस्ट है मेरे साथ जी। सुन लीजिए, कांग्रेस को मैं बुजदिल पार्टी बताता हूं क्यों, और बीजेपी की सराहना की बात कर रहा हूं। बीजेपी की सराहना इसलिए कर रहा हूं कि वो आज नाथूराम गोडसे और सावरकर के पक्ष में खड़ी है, मजबूती से खड़ी है, कह रही है कि वो हमारे आदर्श थे। लेकिन कांग्रेस बुजदिल इसलिए है कि वो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी को डिफेंड नहीं कर पाए, तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को क्या डिफेंड करेंगे। बल्कि कांग्रेस पार्टी तो इस चुनाव के अंदर इसलिए परेशान थी कि उसे कहा गया कि साहब ये तो मुस्लिम परस्त पार्टी है। वो तो पीछा छुड़ाना चाह रही थी कि ये लेवल हमारे ऊपर कैसे लग गया। वो इस चक्कर में थी, ये प्रोजेक्ट कर रही थी अपने आप को कि हमें भी कोई हिंदूवादी पार्टी मान ले कि हम भी हिंदू परस्त हैं। काश इन्होंने महात्मा गांधी से बिल्कुल, कहीं ना कहीं कांग्रेस भी सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ, कांग्रेस का भी झुकाव था। सर, अबू हुरैरा भाई, बात मुकम्मल कर रहा हूं। शशि थरूर ने भी आज जो ट्वीट किया उसमें यही बात शशि थरूर ने कही है, और शशि थरूर ने तनकीद की है उस पर। मैं बात मुकम्मल कर रहा हूं। काश इन्होंने खालिद इबादुल्लाह आपके पास आ रहा हूं सीखा होता जी। मैं अमीर हैदर जैदी साहब ब्रेक के बाद आपके पास आऊंगा। अमीर हैदर जैदी साहब ब्रेक के बाद आपके पास आऊंगा। खालिद इबादुल्लाह, क्या आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से शुरू में हमने देखा कि टीएमसी, कांग्रेस और सब मिलकर एक तरह से एक मजबूत अपोजिशन मिलकर कांग्रेस का बीजेपी का अपोज कर रहे थे, एनडीए का अपोज कर रहे थे, लेकिन चुनाव आते आते ये जो मजबूती थी अपोजिशन की एक तरह से कमजोरी में बदल गई। अगर आप लोग मुत्तहिद रहते, आप लोगों में इत्तेहाद होता, मजबूती होती, तो शायद बीजेपी का मुकाबला कर सकते थे। खालिद इबादुल्लाह, देखिए मुकाबला कैसे आप करेंगे? आपके साथ मुकाबला के लिए इलेक्शन कमीशन का आपको मुकाबला करना होगा। आपको मुकाबला करना होगा ईवीएम मशीन के जरिए, जिस तरह से आज वायरल हो रहा है। आपने देखा कि ईवीएम मशीन का करामात भी बहुत सामने नजर आ रहा है, इससे भी आपको मुकाबला करना होगा। और सबसे ज्यादा मैं समझता हूं सख्त मुकाबला करना पड़ा है तो बीजेपी के समर्थन और बीजेपी के सहारा देने वाला इलेक्शन कमीशन जिस तरह से काम किया है पूरे हिंदुस्तान में, मैं समझता हूं उनको मुबारकबाद पेश करने का मैं समझता हूं होना चाहिए कि इतनी उनको सपोर्ट किया है। तो आप ये बात कहते हैं कि जो लोग ये बात कह रहे हैं कि हम मुद्दे से हटकर लड़ाई लड़ेंगे, तो भारत का जो भविष्य है कहां जाएगा, ये आपको सोचने की जरूरत है। आज भारत के लिए हमें महंगाई से लड़नी होगी, हमें गरीबी से लड़नी होगी, हमें नौकरी देना होगा, हमें पेट्रोल की कीमत कम करनी होगी, हमें डॉलर कांग्रेस, टीएमसी या दूसरी जो अपोजिशन पार्टियां थी अलग अलग जिस तरह से लड़ी, उसे आप कमी नहीं मानते हैं? उससे आप कमी नहीं मानते कि लेफ्ट अलग खड़ा हुआ है, कांग्रेस अलग है, देखिए ये लोकतंत्र में आपका हक है, आप किस तरह से लड़ेंगे ये किसी को बाइंडिंग और बांध के रखने की जरूरत नहीं होती है। आपने देखा होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी 2 सीट पे थी तब भी इसी तरह से लड़ाई होता था, और जब कांग्रेस पार्टी एक वक्त था 414 सीट पे लेकर हिंदुस्तान के तख्त पे थी। तो ये सारे चीजों को मिलाकर देखिएगा, एक बार इंदिरा गांधी का भी इमरजेंसी का वक्त जब था कि संजय गांधी का वक्त जब था, तो इससे भी बुरा हाल था। तो कांग्रेस एक ऐसी, मैं समझता हूं अपनी पार्टी के बारे में, ये आपकी स्क्रीन से मैं देख रहा हूं कि राहुल गांधी मनाने में लगे हुए। राहुल गांधी को मैं उनके तरफ से भी कहूंगा, अभी तो मैं समझता हूं कि आपने कहा कि अगर कांग्रेस राहुल गांधी रिजाइन कर देता है तो ये भारतीय जनता पार्टी की भी जीत होगी। बिल्कुल आपने सही कहा, अभी तो चाहिए कि डट कर लड़ने की जरूरत है। आप हार जीत लोकतंत्र में लगा हुआ, लोकतंत्र में एक अगर नहीं हारेगा, मुझे छोटे से ब्रेक पर जाना है। मैं
मैं देवराज सिंह जी आपके पास भी और साजिद मैं आपके पास ब्रेक के बाद आऊंगा। मुझे ब्रेक पर जाना, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौट कर आएंगे इसी इश्यू पर बात करेंगे कि आखिर कांग्रेस का मसीहा कौन होगा, इस मुश्किल घड़ी में कांग्रेस को बचाएगा कौन, मुश्किल से निकालेगा कौन। तो आम इंतखाबात में बीजेपी की शानदार जीत के बाद कांग्रेस के खेमे में बेचैनी देखी जा रही है और मीटिंगों का दौर लगातार जारी है और राहुल गांधी इस्तीफे पर एक तरह से अड़े हुए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है कि अगर राहुल गांधी नहीं तो फिर कौन। इसी पर हम प्राइम डिबेट में लगातार बात कर रहे हैं। मैं ब्रेक के बाद देवराज सिंह जी आपके पास ही आना चाहूंगा कि अब किस तरह से मुस्तकबिल, अगर फ्यूचर की हम बात करें, भविष्य की बात करें, तो कांग्रेस के भविष्य को किस तरह से आप देखते हैं? 2014 में जो हालत थी तकरीबन वैसी ही हालत 2019 में है कांग्रेस की। देवराज जी देखिए, अगर कांग्रेस पार्टी का इतिहास देखें जी, भविष्य के साथ हमें तीनों स्तर को देखना है कांग्रेस के का, तो उसको हमें पहले इतिहास में जाइए कि कांग्रेस का जो आधार था, जिसे कांग्रेस सिस्टम कहते थे, वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम कहते थे, तो समाज में उसे समाज के सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त था और इसीलिए कांग्रेस का जो जनाधार था बहुत पूरे देश में था, हर जगह था, हर लेवल में था, गांव से लेकर केंद्र तक कांग्रेस का सिस्टम था। लेकिन 1970 के बाद ये जो स्थिति बदलने लगी और इसका जो कॉन्फ्लिक्ट, इसमें इंटरनल क्राइसिस जो रही, जो लीडरशिप में, उसमें से निकलकर रीजनल पार्टी बनने लगी। इसके बाद फिर जो लोअर तबके के लोग थे, कास्ट के लोग थे, उनमें भी कॉन्शियसनेस आई और दलित भी अलग हो गया जी। दूसरा बात यह है कि मुस्लिम का जो विश्वास था उस समय जो सरकार थी, तो जो बाबरी मस्जिद है वो भी डिमोलाइज हो गई। उसके बाद जो कांग्रेस का जो आधार है, विश्वास किसी समाज के वर्ग को अपने को स्थापित नहीं कर पा रही है। और अब के समय में आप देख लीजिए, हर पार्टी का अपना सामाजिक आधार है वोटों का। वो कांग्रेस का जो आधार है वो क्या है, आप बता दीजिए मुझे। तो आगे आने वाले फ्यूचर में मैं ये बता रहा हूँ, जिस पार्टी को, बीजेपी को ये कहा जाता था कि ये हिंदी बेल्ट की पार्टी है, इस पार्टी ने कहां कहां पूरे देश में जो नॉन हिंदी भाषी बेल्ट थी वहां पर इसने अपना स्थान बनाया और ये वहीं जा रही, कांग्रेस का स्थान लेती जा रही है, कांग्रेस की जगह वो छीनती जा रही है। मेरा जो अवलोकन है, मैं जो सोचता हूं, मुझे ये लगता है अभी आने वाले समय में कि कांग्रेस का जो और नीचे जाएगी, क्योंकि कांग्रेस अपने जो जब तक अपना सामाजिक आधार नहीं बनाएगी समाज में, तब तक कांग्रेस आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसीलिए बीजेपी के जो चुनाव अगर आप देखें, 14 वाले चुनाव में और 19 वाले चुनाव में बहुत सारा अंतर है। उसमें जो मुद्दे थे वो अलग थे, 19 वाले चुनाव में जो मुद्दे हैं वो अलग हैं। तो इसीलिए जो जितने भी कोई भी इस तरह से वेव नहीं थी, जैसे कहा जाता था कि जब केंद्र में सरकार हो, राज्यों में सरकार हो, तो एंटी कमेंसी बनती है। तो ये जो रिजल्ट जो आए, उन्हें हम देखकर ये लग रहा है कि इसके साथ ही साथ जो इनकी जो पॉलिसी रही है, जिसमें ये कहते हैं कि डेवलपमेंटल पॉलिसीज का ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट रोल रहा है, जिसमें वो बता रहे हैं कि 30% जो वीकर सेक्शन है किस कम्युनिटी का है उसको फायदा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें मुझे लग रहा है कि, और इसके साथ ही साथ अगर आप देखें, अभी प्रधानमंत्री की 3 स्पीच हुई है चुनाव के बाद, पार्टी ऑफिस में हुआ, दूसरा उन्होंने संसद में दिया अपना एक भाषण, और तीसरा उन्होंने अभी यहाँ पर बनारस में दिया है। तो उनके भाषणों का आप एनालिसिस करें तो वो समाज के जिस तरह से वो अपना आधार बढ़ाते जा रहे हैं समाज में, तो उससे ये लग रहा है कि बीजेपी अपना जो विश्वास है वो कि वो विश्वास जीतना चाह रही है। 2014 का जो मुद्दा, मैं साजिद आपके पास आऊंगा, खालिद इबादुल्लाह आ रहा हूं, आपकी बात भी मैं लूंगा, लेकिन साजिद यूसुफ, दिल्ली से जम्मू कश्मीर तक अगर हम देख लें तो कांग्रेस पार्टी में हाहाकार एक तरह से मचा हुआ है। आज जम्मू कश्मीर की जो वर्किंग कमेटी कांग्रेस की, उसमें भी मीटिंग हुई और उसमें भी एक तरह से हंगामा हुआ। कहीं पार्टी के अंदर इस हार के बाद अब पार्टी के अंदर भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, यानी मुश्किल में है कांग्रेस हर जगह अगर हम बात करें। देखिए अबू हुरैरा जी, सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूं जिसने मुझे अपनी बात रखने का मौका दे दिया। एंड जो आज जो हमारा जो चर्चा चल रहा है कांग्रेस पे चल रहा है, हमारे यहाँ के कांग्रेस जो नेता यहाँ पे सलमान साहब बात कर रहे थे, वो कुछ मुद्दों पे बात कर रहे थे। मैं उन्हीं मुद्दों पे थोड़ा बहुत रोशनी डालना चाहता हूँ। जैसे हमारे सलमान साहब अभी ये बात कर रहे थे कि जो यहाँ के जो लोगों ने जो भाजपा को चुना,
वो उनने डेवलपमेंट के आधार पे नहीं चुना, वो उन्होंने किसी पर्टिकुलर किसी मुद्दे पे नहीं चुना, लेकिन उन्होंने कुछ कम्युनल रंग देके इस इलेक्शन को जीता हुआ है। लेकिन मैं अपने सलमान साहब को ये बताना चाहता हूँ कि आज अगर बीजेपी पूरी पावर में है, पूरी बहुमत में है, क्योंकि उसका रीजन यही है क्योंकि उनके साथ लोग पीछे सपोर्ट में खड़े थे। 132 करोड़ लोग उनके साथ खड़े थे। अगर इस वक्त बीजेपी पूरी बहुमत में है, लोगों ने उनको सपोर्ट किया, ये कोई पार्टी या कोई पार्टी के वर्कर से वोटिंग किया, पूरी देश की जनता ने उनको वोट किया। आप मुझे बताइए, अगर आप बात करें कि कांग्रेस ने क्या किया और बीजेपी ने क्या किया, आप मुझे बताइए। आपकी तो हालत कश्मीर में खराब है, आपने तो कश्मीर में एक सीट नहीं जीती। चलो ठीक है, मैं मानता हूं कि आउट ऑफ जो जम्मू कश्मीर में जो यहाँ पे इलेक्शन, जम्मू कश्मीर से बाहर जो इलेक्शन हुआ वो कम्युनल बेसिस पे इलेक्शन हुआ, हिंदू मुस्लिम पे इलेक्शन हुआ। आप मुझे बताइए फिर आप कांग्रेस की जो सरकार थी वो जम्मू कश्मीर में फेल क्यों हुई? ये मुझे आप इस चीज का आप मेरे को ये इस चीज का जवाब बताइए। एंड अगर आज राहुल गांधी जी, अगर आप इस मौके पे ये नहीं समझेंगे कि उन्होंने लोग उनसे नाराज क्यों हैं, अगर आप ये देख लें कि लोगों ने उनको ठुकराया क्यों है। पहली बात, एक मुझे बताइए कि कांग्रेस के इतने बड़े दूसरे नेता थे, क्या वो सलमान निजामी साहब ये बात तो बिल्कुल सही है जो बात साजिद यूसुफ कह रहे हैं कि ये जमहूरियत है, डेमोक्रेसी, और यहाँ पर सर गिने जाते हैं। यहाँ पर किन इश्यूज को लेकर आप जीते हैं या हारे ये नहीं देखा जाता। यहाँ पर तो आप कितनी बड़ी आपकी जीत हुई है, कितना सपोर्ट आपको मिला है, ये देखा जाता है। सलमान निजामी साहब, कांग्रेस को वो इसलिए क्योंकि वो डायनेस्टी रूल के खिलाफ है। वो सलमान निजामी, अगर उसको हम कंपेयर करें चुनावों में तो वो हिटलर भी बहुत बारी जीत उसको हासिल हुई थी और लास्ट में उसने अपने आप को ही मार डाला था। लेकिन ये जो जमहूरियत की अगर बात करें, हिंदुस्तान जो है एक बहुत खूबसूरत मुल्क है और हिंदुस्तान की एक पहचान रही है, खूबसूरती ये रही है कि जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो हैं, गांधी जी का जो नारा है, ये गांधी जी का देश है। और जिस तरीके से गांधी जी जो हैं उनके ही देश में आज उनको ही गालियां पड़ रही हैं। मैंने ना पाकिस्तान में ऐसा देखा, बांग्लादेश में ऐसा नहीं देखा, किसी भी मुल्क में ऐसा नहीं देखता है। दिखा जाता है कि फादर ऑफ द नेशन को आप एंटी नेशनल बोलो और जो उसके कातिल हो उसको आप नेशनलिस्ट बोलो। तो चुनाव जो है मुद्दों के बेसिस पे लड़ा जाता है। हमने कभी नहीं कहा कि आप राजनीति चुनाव हो गया। अब कांग्रेस पार्टी की आज हम इस डिबेट में बात करें कि आखिर कांग्रेस का वो फ्यूचर कैसे देखते हैं। राहुल गांधी इस्तीफे पर अड़े हुए हैं। सोर्सेस से खबर यह मिल रही कि 3-4 महीने तक राहुल गांधी और पार्टी के प्रेसिडेंट रहेंगे, उसके बाद फिर किसी और को प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। सवाल ये उठता है कि अगर राहुल गांधी अगर प्रेसिडेंट नहीं होंगे तो आखिर फिर कौन, फिर पार्टी को संभालेगा कौन? नहीं, मुझे लगता है कि ये सारा मीडिया की एक खबरें हैं, अंदरूनी तौर पे ऐसी कोई बात नहीं है। और राहुल गांधी जी ने पेशकश की थी जो है रिजर्वेशन की, लेकिन वो CWC मीटिंग में एक्सेप्ट नहीं की गई। और मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस में इस वक्त राहुल गांधी से बढ़िया कोई लीडर है जो इन ताकतों का मुकाबला कर सके, क्योंकि ये ताकतें जो हैं इस देश को तोड़ने वाली ताकतें हैं। और राहुल गांधी जी ने बिल्कुल 56 इंच नहीं, मैं कहता हूं कि उनका सीना उससे भी बड़ा है, मजबूत, क्योंकि इन ताकतों से लड़ना बहुत मुश्किल है। ये ताकतें ऐसी हैं कि ये आपके दिमागी जो हालत है उसको कमजोर कर रही हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखा, उनको ये मालूम नहीं कि ये क्या हो रहा है, बस वो कह रहे हैं कि भाई मुसलमान देखो हमारे साथ गलत कर रहे हैं इसलिए हम वोट डाल रहे हैं भाजपा को। ये जिस तरीके से नफरत का माहौल, आज गौतम गंभीर वो कांग्रेस का नहीं है, वो बीजेपी का अभी चुना हुआ एक मेंबर पार्लियामेंट है। आप उसको देखिए, आज भाजपा के लोग अपने ही ट्रोलिंग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने गुड़गांव के एक मुस्लिम व्यक्ति पे जो हमला हुआ उसकी मजम्मत की। आप देखिए माहौल क्या बिगड़ा हुआ है। आज बीजेपी का एक सांसद कह रहा है कि मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है, लेकिन बीजेपी की पूरी टीम एंटायरली उसको अटैक कर रही है कि आपने ऐसा क्यों बोला। अश्विनी उपाध्याय जी, राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस में ही दो तरह की राय है। कांग्रेस के कुछ सीनियर लीडर चाहते हैं कि राहुल गांधी कमान संभालें, राहुल गांधी बने रहें प्रेसिडेंट, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरह की आवाज यह भी उठ रही कि राहुल गांधी को रिजाइन करना चाहिए और नए सिरे से पार्टी को एक तरह से खड़ा करना चाहिए। बीजेपी कैसे इस स्टैंड को देखती है? देखिए, राहुल जी बने रहे या कांग्रेस के अध्यक्ष मणिशंकर अय्यर जी बने, कांग्रेस के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह जी बने, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं। कांग्रेस चाहे तो बुरहान वानी को बना ले, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं।
वो जिसको अध्यक्ष बनाना चाहे बना ले, उनका आंतरिक मामला है। लेकिन एक चीज अच्छी तरीके से समझ सही कहा इसने। अब यहाँ पे प्रज्ञा ठाकुर को जिस तरह से प्रज्ञा ठाकुर को जिस तरह से इन्होंने पार्लियामेंट में भिजवाया है, नहीं चलेगा। इसलिए ये खुश हो रहे हैं कि किसी अब को यहाँ बना दिया जाए। आतंकवादियों का बहुत आपको समर्थन नहीं मुबारक चलेगा। हो, आपको बहुत अब अगर मुबारक आप हो कि जेएनयू आपने में कहा जाके कि भारत किसी के को भी- टुकड़े हैं किसी को भी खड़े होंगे, प्रेसिडेंट आपको बना इनका माफ नहीं दो। करेगी। जिस तरह से आपने प्रज्ञा अब ठाकुर आप को किसी पार्लियामेंट भी में भिजवा दिया, प्रज्ञा उसी तरह ठाकुर चाहते एक बार हैं सुन लो और भाई, भी- ये और कौन है भी यार? साथ समझ के में लोग नहीं आ और रहा। भी बुरहानवानी के पार्टी साथ के जोड़ लोग रहे। चाहे सुन लो भाई, आतंकवाद सुन हो, लो। शर्म करो। चाहे वो टेररिस्ट हो, आपके निर्मल उसको सिंह जो प्रेसिडेंट मैं बना तो दिया। पहले कश्मीर के मैं तो आग्रह उसने करूंगा कहा था कि बुरहानवानी हुरैरा का साहब, गलती से नहीं, हुआ। असल में हुरैरा असल में साहब यहाँ आपको पैनल अश्विनी में मुबारक जो उपाध्याय जी बड़ी आपने बातें बात कर की रहे ऐसी हैं। कह दी है। आपने जिस तरह इस से पैनल में जो लोग बड़ी बड़ी ठीक है, बातें कर रहे हैं, खालिद बादुल्ला में आ रहा हूं, अपने खालिद बादुल्ला में आ रहा हूं, सांसद सुन भेजा लीजिए, सुन अपने लीजिए, पार्टी के सुन जरिए, लीजिए, उसी सुन तरह लीजिए। से चाहते हैं कि ठीक है, आप- ठीक है, अश्विनी जी आप जल्दी से पार्टियों बात के पूरी लिए कर लीजिए। पार्टियों के भी सदस्य मैं खालिद आ रहा हूँ, खालिद बादुल्ला में आ रहा बता हूँ, रहा खालिद बादुल्ला में आ रहा हूँ, अमीर हैदर जैदी साहब मैं मैंने आपके पास भी आ रहा हूँ। बहुत बहुत जी। मुबारक हो। मैंने बुरहान वानी का नाम बहुत मैंने बहुत बुरहान मुबारक वानी का नाम आपके- इसलिए लिया आपके था जैसे लोग कि जब देश बुरहान में वानी प्रज्ञा मारा गया था तो ठाकुर, आतंकवाद जो- इनके नेता हैं गुलाम नबी आजाद। गांधी जी के- गुलाम गांधी नबी जी के- आजाद उसके समर्थन में खड़े हो गए। जब कश्मीर में पत्थरबाजों के ऊपर पायलट गन चल रही थी तो गुलाम नबी आजाद जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं उनको ऐसे लग रहा था पायलट गन उनको लग रही है। तो दिक्कत यही होती है, गोली मारी जाती है आतंकवादियों को, मिर्ची लगती है कांग्रेस को। जितनी जब जब सेना मारती है आतंकवादियों को, ये सेना पे सवाल खड़े करते हैं। समस्या यही है। गलती से मारा गया। और आप जितना बोल रहे हैं बोलो, आप अच्छा है, मैं तो कह रहा हूं आप पत्थरबाजों को अपनी पार्टी में ले लो, आप बुरहान वानी को अपनी पार्टी में ले लो, आप अफजल गुरु के लोग अपनी साथ में ले लो। आप, मैं तो कह रहा हूं कांग्रेस के ऑफिस में आप अफजल गुरु की फोटो टांगो, हमें क्या दिक्कत है भैया? आप अफजल गुरु की फोटो टांगो, बुरहान बानू की फोटो टांगो, या दो चार पत्थरबाजों की फोटो टांग लो अपने ऑफिस में, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको जनता समझ सिखाएगी, हम नहीं टांग रहे। आप प्रज्ञा ठाकुर को ऐसे बोलते जाइए, आप प्रज्ञा ठाकुर को ऐसे बदनाम करिए, आपकी देखिए आने वाले चुनाव में क्या हालत होगी। और ठीक है, मैं एक-एक करके बात कीजिए, खालिद बादुल्ला एक-एक करके बात कीजिए, सलमान निजामी साहब। ठीक है अश्विनी जी, बात हो गई आपकी। अश्विनी उपाध्याय जी, बात आपकी हो गई। मैं चाह रहा हूं एक-एक करके बात कर लीजिए, एक-एक करके बात कर लीजिए। अमीर हैदर जैदी साहब, सवाल ये उठता है कि अगर कांग्रेस कोई बड़ा फैसला लेती है, कांग्रेस अगर राहुल गांधी अपने पद पर नहीं रहते हैं, इस्तीफा दे देते हैं और 2-3 महीने के बाद ये सीट खाली हो जाती, फिर ऑप्शन आप क्या देखते हैं? कांग्रेस में क्या ऑप्शन देखते हैं? कांग्रेस पार्टी को कौन संभालेगा? गांधी परिवार के बाहर कौन ऐसा शख्स है जो कांग्रेस को संभाल पाएगा? अमीर हैदर जैदी साहब। अबू रहरा भाई, न्यूज 18 उर्दू का मुख्य संपादक कौन होगा तो ये तो न्यूज 18 उर्दू तय करेगा, कोई बाहर का मीडिया हाउस तो तय नहीं करेगा। बिल्कुल। तो ये तो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है कि वो किसको अपना अध्यक्ष बनाते हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहूंगा, मैंने कहा कि कांग्रेस बुजदिल पार्टी है। बीजेपी की मैं बार बार सराहना कर रहा हूं। बीजेपी के पास गोडसे था, वो गोडसे के साथ मजबूती से खड़े रहे। कांग्रेस के पास गांधी था, ये गांधी के पास खड़े नहीं हो सके तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का बचाव क्या करेंगे? अब सुन लीजिए, कांग्रेस जब वोट मिला, कांग्रेस जब परसेंट वोट मिला जैदी साहब, देखियो, जब मैं बोलता हूं ये आतंकवादी बोलता है भाई बीच में। नहीं, अश्विनी उपाध्याय जी, ये तो आपके काम की बात कर रहे हैं आप। अश्विनी उपाध्याय जी क्यों, जनता को बताइए ना। अश्विनी उपाध्याय जी सुन लीजिए, मैं इसका जवाब सलमान निजामी साहब से ले लूंगा। अश्विनी जी, आपसे भी मैं जवाब ले लूंगा। अमीर हैदर जैदी साहब बात पूरी कर लीजिए, कंटिन्यू कीजिए। जैदी साहब कंटिन्यू कीजिए। कांग्रेस ने, अबू रहरा साहब, कांग्रेस ने जब अपने मूल चरित्र से समझौता किया, कांग्रेस को नुकसान हुआ। कांग्रेस ने जब अपने मूल चरित्र से समझौता किया, कांग्रेस को नुकसान हुआ। कांग्रेस का मूल चरित्र समझना है तो गांधी की एक घटना आपको याद दिलाता हूं। 47 के अंदर जब देश का बंटवारा हुआ तो महात्मा गांधी भूख हड़ताल पर बैठ गए। जितने हिंदूवादी संगठन थे ये महात्मा गांधी के खिलाफ खड़े हो गए। उनने साहब ये हिंदुओं के और सरदारों के खिलाफ है। तो महात्मा गांधी ने कहा मेरी भूख हड़ताल हिंदुस्तान के
यकीनन हिंदुओं के सरदारों के खिलाफ है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर मुसलमान। सलमान निजामी जो बार बार अमीर हैदर जैदी साहब जिस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि पूरा करने दीजिए, मुसलमानों के खिलाफ है, अपने जो लेकिन लीडर हैं, जो रहनुमा, उन्हीं का डिफेंड नहीं कर पाई इस चुनाव में। बार बार बीजेपी ने इशू उठाया और कांग्रेस अपने ही लीडरों को डिफेंड नहीं कर पाई। आरएसएस थी, उसने सलमान निजामी साहब, मुआवजा मत दीजिए, कानून बदल दीजिए, लेकिन उसी आरएसएस सलमान निजामी साहब, ठीक है जैदी साहब बात हो गई, मैं आपकी बात का रिएक्शन ले रहा हूं, मुझे ब्रेक पर भी आना है। जैदी साहब मैं आपकी बात पर ही सलमान निजामी साहब से रिएक्शन ले रहा हूं। ठीक है अमीर हैदर जैदी साहब, अमीर हैदर जैदी साहब सुन लीजिए, जैदी साहब सुन लीजिए, जैदी साहब खामोश होंगे, वो आपके साथ बैठे हुए हैं। जैदी साहब अब सुन लीजिए, जैदी साहब सुन लीजिए, जैदी साहब, सलमान निजामी साहब इस पर आपका रिएक्शन, जो बार बार जैदी साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस अपने ही लीडरों का जो उसके रहनुमा है उन्हीं को डिफेंड नहीं कर पाती है और यही एक कमजोरी है कांग्रेस की। डिफेंड किया आपने, जवाहरलाल नेहरू किया, आपने राहुल गांधी को क्या नहीं किया, सबने अपनी लेवल पे किया, लेकिन इस वक्त जब पूरा मीडिया बिका हुआ है, गांधी को लेके बैठे रहे, वो जवाहरलाल नेहरू को गाली देते रहे, आप घर में चुप बैठे रहे, वो नहीं घर में कोई चुप नहीं बैठा, राजीव गांधी को क्या कह रहे थे, आप चुप बैठे थे। इस नफरत की राजनीति में भी कांग्रेस ने जो जहां सीटें ली वो भी एक चुनौती थी उनके लिए। वो गौडसे के साथ खड़े थे मजबूती से, आप गांधी के साथ मजबूती से नहीं खड़े थे। अब हम स्वीकार क्यों नहीं करते आप? हम क्या ऐसा व्यक्ति खड़ा करते जो गॉडसे को गाली दे? आप गांधी के साथ, गांधी को गाली दे, गांधी के साथ तो खड़े होते। हम वो हमारी विचारधारा कुछ अलग है उनसे। आप तो गांधी का गद्दार हुए? नहीं, वो आप कांग्रेस की विचारधारा राजीव गांधी को क्या कह रहे थे? भारत रत्न राजीव गांधी। मैं बार बार कांग्रेस के मुस्तकबिल की बात करेंगे, कांग्रेस का मुस्तकबिल आखिर अब कैसे देखते हैं इस करारी शिकस्त के बाद? 2014 जैसे नतीजे 2019 में भी एक तरह से आए, अब कांग्रेस का मुस्तकबिल कैसे देखा जाए, इस पर भी हम बात करेंगे। छोटा सा एक और ब्रेक यहां पर ले लेते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए कर रहे हैं कांग्रेस के मुस्तकबिल की, कांग्रेस का मुस्तकबिल आखिर कैसा होगा, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस को बीजेपी से डटकर मुकाबला भी करना और पार्टी को एक तरफ मजबूत भी एक तरह से करना, इसी पर लगातार हम बात कर रहे हैं। ब्रेक के बाद खालिद इबादुल्लाह मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। कांग्रेस जब कमजोर हुई, कांग्रेस से टूटकर एनसीपी बनी, कांग्रेस से टूटकर टीएमसी पार्टी बनी, क्या फिर लग रहा है कि एक बार फिर कांग्रेस अभी और ज्यादा टूटेगी? इसके अलावा खालिद इबादुल्लाह एक और मेरा सवाल यह कि ममता बनर्जी ने इशारा दिया है कि 30 तारीख को वो पीएम मोदी की ओथ सेरेमनी में जाएंगी, क्या इसे डैमेज कंट्रोल की तरह से देखा जाए ममता बनर्जी का यह कदम? देखिए बड़ा अजीब सा माहौल इस देश में बना हुआ है। अगर ममता बनर्जी उसके खिलाफ जाती हैं तो उनके बारे में कहा जाता है, अगर एक ओथ सेरेमनी प्राइम मिनिस्टर, हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, कोई और देश का प्राइम मिनिस्टर है कि ममता बनर्जी वहां ना जाए, वो एक चीफ मिनिस्टर है एक राज्य के, और ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर के हिसाब से वो प्राइम मिनिस्टर के ओथ में अगर जाना पसंद करती है तो मैं समझता हूं बहुत अच्छा है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी चीज है। और ममता बनर्जी ने जो सोच को सामने रखा है वो बिल्कुल सही है। लेकिन यहां पे यह कहना चाहूंगा कि अगर ममता बनर्जी जाने की ख्वाहिश करती है तो टीवी और पेपर के माध्यम से यह कहा जा रहा है कि वो डैमेज कंट्रोल करती है, और अगर नहीं जाने की बात कहते तो आप यही टीवी वाले लोग कहते कि ये कैसी चीफ मिनिस्टर है कि प्राइम मिनिस्टर का ओथ में जो लोकतंत्र में उसको मैंडेट मिला है जबरदस्त, और उसके बावजूद भी ममता बनर्जी नहीं जाती। ये सारी चीजों को मिलाकर देखा जाए तो आपके टीवी के माध्यम से ही सुनने को मिल रहा है कि ऐसी ममता बनर्जी तो फोन पर बात नहीं करती थी पीएम मोदी से, सवाल इस वजह से उठ रहा है खालिद इबादुल्लाह। ममता बनर्जी तो आज भी बात नहीं करेगी, आज भी बात नहीं करेगी। हो सकता है आज भी बात नहीं कर सकती है क्योंकि उनको बात करने का वैसा कोई जरूरी नहीं लगता, लेकिन ये लोकतंत्र में ओथ सेरेमनी, भारत का प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहा है, कोई और देश का प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, लेकिन खालिद इबादुल्लाह जो मेरा सवाल था कि कहीं ना कहीं जिस तरह से ममता बनर्जी को आज झुकना पड़ रहा है, ये भी इसे हम कांग्रेस से जोड़कर भी देख सकते हैं। कांग्रेस आज अगर इतनी मजबूत होती तो शायद जो इलाकाई पार्टियां, जो सहयोगी पार्टियां, उन्हें आज इस तरह के दिन नहीं देखने पड़ते।
देखिए कांग्रेस की अपनी अंदरूनी मामला है, कांग्रेस क्या करेगी, कैसे बढ़ेगी, क्या करना चाहती है, वो उनका मामला। लेकिन तृणमूल कांग्रेस, आपको मैं बता दूं, ममता बनर्जी आज भी अपने पश्चिम बंगाल में जिस तरह से डटी हुई है और आने वाले दिनों में उसी देवराज जी, डट कर देवराज जी, क्या वाकई में आपको लगता है कि कांग्रेस की कमजोरी की वजह से जो रीजनल पार्टियां वो भी कहीं ना कहीं एक तरह से कमजोर हुई है? इस बंगाल कांग्रेस की कमजोरी से दूसरी पार्टियों की कमजोरी भी जुड़ी हुई है। कुछ ऐसा घटना हो चुका है देवराज जी, बहुत ही जल्द उसको ठीक कर लिया जाएगा। रिपीट करेंगे क्वेश्चन, रिपीट करें। देवराज जी, मैं ये कह रहा था कि जिस तरह से लगातार कांग्रेस से कमजोर होती चली जा रही है, कहीं ना कहीं जो रीजनल पार्टियां थी, जो एक तरह से अलायंस पार्टियां कांग्रेस की हुआ करती थी, वो भी एक तरह से वो कमजोर होंगी कांग्रेस की वजह से। देखिए, ये जो 1990 के बाद से जब गठबंधन की सरकार बनी तो यूपीए और एनडीए का आविष्कार हुआ, यानी उनका ऑरिजिन हुआ। और इसमें जो बात कहते हैं सेकुलर वाला जो प्रश्न आता है बार बार, इसमें सेकुलर वाला प्रश्न साइलेंट हो गया है। इसका साइलेंट होने का मतलब यह है कि जो सेकुलर पार्टी है वो दोनों गठबंधन में है, ऐसा नहीं, यूपीए में भी है, एनडीए में भी है। बिल्कुल। रही बात ये कि जो स्टेट में पहले भी कह रहा था कि रीजनल जो पार्टियां हैं उनका अस्तित्व रहेगा, लेकिन राष्ट्रीय लेवल का जो पार्टी अभी तक जो रही थी वो पार्टी, लेकिन अगर नेशनल पार्टी, अगर आपकी अलायंस मजबूत है तो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट उससे मिलता है देवराज जी। नहीं, मैं इस बात को कह रहा हूं कि एनडीए जब बना तो एनडीए अपने गठबंधन को लेके चला है और उसको उसका फायदा भी बना है, लेकिन कांग्रेस का क्योंकि अपना उसका सोशल बेस नहीं बच रहा है कहीं पर भी, इसलिए उसको जिससे अलायंस करती है उसका तो कितना फायदा होगा। तो जब फायदा होता है जब हमारे पास कुछ हो, जब हमारे पास कुछ है नहीं। जैदी साहब इसका जवाब देना चाह रहे हैं। अमीर हैदर जैदी साहब जी कंटिन्यू कीजिए। जैदी साहब, इसी तरह से बहुत सारी जहां पर रीजनल पार्टियां हैं, कांग्रेस, तो वहां पर कांग्रेस और सारी पार्टियों को एक सबक लेना चाहिए। कांग्रेस और सारी क्षेत्रीय पार्टियों को सबक लेना चाहिए। बंगाल के अंदर यही बीजेपी ममता के साथ खड़ी थी और ममता को दुर्गा का अवतार बताती थी। आज वो ममता जब कम्युनिस्टों को अलग करके सत्ता में आई तो ये उसी ममता की पार्टी को तोड़ के बराबर करके वहां कब्जा करना चाहती। तो वो बात, वही एक मिनट, वही कांग्रेस अभी चुनाव के अंदर 2019 के चुनाव के अंदर इसी कांग्रेस के साथ केरल के अंदर आरएसएस खड़ी है, बीजेपी खड़ी है, अपना पूरा वोट आरएसएस बीजेपी कांग्रेस को ट्रांसफर कराते हैं केरल के अंदर। क्यों कराते हैं कि साहब पहले हम कम्युनिस्टों को खत्म कर दें, बाद में कांग्रेस का तो हम सफाया कर ही देंगे। ये सारे जैदी साहब लेफ्ट का हुआ क्या? बार बार अश्विनी उपाध्याय जी जो सवाल आपसे कर रहे हैं उसका जवाब भी प्रोग्राम के आखिर में दे दीजिए कि लेफ्ट आखिर कहां पर है। कहा यही जा रहा है कि लेफ्ट का जो वोट बटा है वो बीजेपी के खाते में गया है, बीजेपी की झोली में गया लेफ्ट का वोट कोलकाता में। लेफ्ट का कोई वोट नहीं बटा, ना बट रहा है, लेकिन परेशानी है कि देश की जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं वो सब लेफ्ट के खिलाफ होती है। जब सत्ता बताने की बात होती है तो मुलायम सिंह यादव को लेफ्ट याद आता है, लालू यादव को लेफ्ट याद आता है, लेकिन जब ये पार्टियां आखिरी कमेंट सलमान निजामी साहब, बड़ा चैलेंज है कांग्रेस के सामने है। बीजेपी से आपको डट के लड़ना भी है, 5 साल आपका ड्यूरेशन आपके पास है, और इसके अलावा पार्टी को भी आपको मजबूत करना है। पार्टी में जो खलफिशार है, जो परेशानियां, उनको भी बराबर करना है। चैलेंज कांग्रेस के सामने सलमान निजामी साहब बहुत बड़ा है। पहले मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि मैं पहली बार देख रहा हूं कि ईटीवी में इतनी कंफर्टेबल डिबेट हो रही है कि कोई झगड़ा नहीं हो रहा है, और उसके लिए आपको अबू हुरैरा साहब बहुत बहुत सलाम मेरी तरफ से। नहीं, शुक्रिया। मुद्दा यह है कि लड़ाई झगड़ों से मसले हल नहीं होते, बैठ के मसले हल होते हैं। अगर सीपीआई जो है सेकुलरिज्म पे बिलीव करती है, बाकी पार्टियां जो हैं सेकुलरिज्म पे बिलीव करती हैं, हमें एक होके इसका हल निकालना है। मैं पहले से अभी तक ये कह रहा हूं कि ये लड़ाई जो है आइडियोलॉजिकल लड़ाई है, जो राहुल गांधी ने भी कहा। उन्होंने कहा कि मैं डेवलपमेंट, मैंने अनएम्प्लॉयमेंट, हर एक मुद्दा उठाया चुनाव में, लेकिन मुझे भाजपा की तरफ से उसमें जवाब नहीं मिला, क्योंकि भाजपा जो है वो धर्म को बीच में ला रही है। हर चुनाव में इस पर कांग्रेस को एक तरह से और उनका होगा, एजेंडा ये है कि किस तरीके से सबको एक साथ एक तरह से आना होगा। और जाहिर सी बात है ये डेमोक्रेसी है,
ये जमहूरियत है जिसके साथ ज्यादा सर होंगे, जिसके साथ ज्यादा भीड़ होगी, वही एक तरह से जीता हुआ माना जाएगा। ऐसे में कांग्रेस को अभी आने वाले दिनों के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान निजामी साहब, अश्वनी उपाध्याय जी, देवराज सिंह जी, इसके अलावा अमीर हैदर जैदी साहब, खालिद इबादुल्ला साहब, साजिद यूसुफ, सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए आदाब।